वेलकम बैक टू बुक्स वाले भैया। आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक सबसे पोलराइजिंग और हॉटली डिबेटेड फिगर्स में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या वो एक विजनरी फ्रीडम फाइटर सेक्युलर देशभक्त थे जिन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, या वो एक रिलीजियस ज़ीलट थे जिन्होंने कल्चर्स टेम्पल्स को तबाह किया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान की। और उस इंसान को उनके मिथ और लेजेंड से अलग करने के लिए हम डॉक्टर विक्रम संपत की मॉन्यूमेंटल और बहुत डीप रिसर्च वाली किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर सेंटुरिग्नम 1760 to 99 का आज रिव्यू करेंगे। बुक के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप एक ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव ढूंढ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है। संपत ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट को पेश किया है, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे रूलर को जो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस थे। तो एक कप कॉफ़ी या चाय जो भी आप पीते हैं पकड़ लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम उस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी टीपू सुल्तान के राइज और रूइन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टीपू के पिता के उत्थान यानी कि हैदर अली के उत्थान से। जी हाँ, टीपू को समझने के लिए पहले आपको उनके पिता हैदर अली को समझना पड़ेगा। किताब का जो शुरुआत है, जो आगाज़ है, बहुत ही खूबसूरती से हैदर अली के ऑब्सक्योरिटी से उठने के, राइज करने की कहानी से होती है। हैदर अली जो कि टीपू के पिता थे, एक बहुत भयंकर बचपन सर्वाइव किया, जो उन्हें उनके भाई को एक हॉलो कैटल ड्रम के अंदर बंद कर दिया गया था, जिससे एक राइवल दोनों को तकलीफ देने के लिए बजाता था। तो ये उनके बचपन की शुरुआत में हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि तकदीर के इरादे कुछ और ही थे। हैदर मैसूर के हिंदू वोडेयार किंग्स की मिलिट्री सर्विसेज में शामिल हो गए, मगर हैदर सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे। उनकी ब्रिलियंस, उनका लालच, उनके बिट्रेयल्स के जरिए, जिसमें उन्होंने अपने मेंटोर नंजा राज्य तक को भी धोखा दिया, हैदर ने 1761 में मैसूर का थ्रोन हासिल किया और वोडेयार किंग को सिर्फ एक पपेट, एक कठपुतली बना दिया। हैदर पूरी जिंदगी खुद तो पढ़ नहीं पाए, इलिटरेट रहे, लेकिन वे एक मिलिट्री जीनियस साबित हुए, जिन्होंने फ्रेंच ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और मैसूर की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया। संपत ये कहते हैं कि हालांकि हैदर अली एक रुथलेस रूलर थे, लेकिन उन्होंने आमतौर पर अपने जो हिंदू मेजॉरिटी जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनको पैसिव रखने के लिए टॉलरेंस का एक फसाड, एक चेहरा बनाए रखा। इसके बाद अब हम आते हैं टीपू सुल्तान की एंट्री और उनका जो गॉड गिवन किंगडम था उसके बारे में। जब हैदर अली 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे गुजर गए तो उनके बेटे टीपू ने कमांड संभाली। यहाँ पर हम पाते हैं कि टीपू अपने पिता से बहुत अलग थे। उन्होंने सबसे पहले तो रिजेंट का जो एक मॉडेस्ट टाइटल मिला हुआ था उसको त्याग दिया था और खुद को एक प्राउडली अपने आप ही एक सुल्तान घोषित किया। उन्होंने अपनी सल्तनत का भी नाम रखा सरकार खुदादाद, यानी कि खुदा की दी हुई सल्तनत। संपत ने यहाँ पर टीपू की जो क्यूरियोसिटी और जो उनकी मॉडर्नाइजिंग इंस्टिंक्ट्स थी उनको भी बहुत अच्छे से हाईलाइट करा है। टीपू ने एक बहुत ही सेंट्रलाइज स्टेट इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि आप कह सकते हैं एक तरह से स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, मेरे हिसाब से शायद सही शब्द होगा। उन्होंने मिडल ईस्ट में ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगाई, बंगाल मस्कट से सिल्क वॉर्म्स इंपोर्ट करके मैसूर की अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। उन्होंने स्पाइसेस, सैंडलवुड जैसी चीज़ों का भी व्यापार किया। इसके साथ साथ टीपू एक बहुत वेल रेड इंसान थे, जिनके पास करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट की एक अमेजिंग लाइब्रेरी थी। लेकिन शायद उनका जो सबसे एक मशहूर इनोवेशन था वो था उनका मैसूर रैकेट। जी हाँ, टीपू ने अपने पिता की रॉकेट कॉर्प्स को भी बढ़ाकर 5000 आदमियों तक पहुंचा दिया। उसके बाद बैम्बू पोल से बंधे ये आयरन केस्ड रॉकेट्स जो होते थे वो 1-2 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे, ब्रिटिश कैवेलरी पर एक बहुत ही खतरनाक तबाही मचा देते थे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि ब्रिटिशर्स उनसे इतने टेरिफाइड थे और वो इम्प्रेस भी हो गए थे कि बाद में उन्होंने उन रॉकेट्स को कैप्चर किया, इंग्लैंड में स्टडी किया और उन्होंने सिमिलर रॉकेट्स इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग किया जो नेपोलियन के खिलाफ तक इस्तेमाल की गई। इसको कहा गया था कॉन्ग्रीव रॉकेट्स। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। संपत उन हिस्टोरिकल आर्काइव से मुंह नहीं मोड़ते जो टीपू की इंटेंस रिलीजियस बाइकॉटरी को एक्सपोज करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक बहुत ही डीपली रिसर्च बुक है। टीपू ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स को एक्सप्लिसिटली एक जिहाद के रूप में देखा, यानी कि काफिरों के खिलाफ एक होली वॉर की तरह देखा। किताब में उनके इन्वेजन्स के बहुत से डिटेल्ड अकाउंट्स हैं। मालाबार में फॉर एग्जांपल उनका जो मिलिट्री रेजीम, जिसे मेरे ख्याल से पादया कोट्टलम कहा जाता था, एक रेन ऑफ टेरर बन गया। हजारों नायर्स ब्राह्मण्स को ढूंढ कर पकड़ा गया। उनके सामने चॉइस रखी गई कि या तो आप धर्म परिवर्तन करवाइए या आप मर जाइए।
इसके साथ साथ उन नायर्स ब्राह्मण्स की जाति को तोड़ने के लिए उनको बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया, बहुत से टेम्पल्स को तबाह किया गया और यहाँ तक कि माओ को, उनके बच्चों को भी लटका कर फांसियाँ दी गई। इसके साथ साथ हम देखेंगे कूर्ग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिबेलियन फेस करने के बाद टीपू ने देवती प्रारंभ में एक बहुत फेक सी पीस मीटिंग बुलाई, जहाँ पर जो कोडवास जो थे वो इकट्ठे हुए, उनकी ट्रूप्स के ऊपर हमला किया गया। अगेन हज़ारों को पकड़ लिया गया, ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उन्हें श्रीरंगपट्टनम भेज दिया गया। बेंगलोर में जब बात हुई तो टीपू को शक था कि जो ये कैनरा क्रिश्चियंस हैं उन्होंने ब्रिटिश के साथ कुछ मिलीभगत करी है। तो 1784 में आई थिंक एक दिन उन्होंने ट्रूप्स ने कुछ 60,000 के करीब क्रिश्चियंस को पकड़ लिया, कुछ 25-27 चर्चेस को तबाह कर दिया और कैदियों को उनके कैपिटल तक मार्च कराया, जहां उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और गुलाम बनाया गया। इसके साथ साथ एक बहुत गोरी डिटेल और है बुक में, वो है दीपावली मैसेकर। जी हाँ, मंदेयम अयंगर ब्राह्मण कम्युनिटी जो है उन पर देशद्रोह का शक करते हुए टीपू ने 700 परिवारों को एक टेम्पल इंक्लोजर में बंद किया और उनका कत्ल करवा दिया गया। आप शायद ये नहीं जानते होंगे, आज भी मैसूर में वो कम्युनिटी दिवाली नहीं शोक का दिन मनाती है। अब यहाँ पर आप एक बात सोच सकते हैं कि ये सब तो ठीक है, वो हिस्ट्री के सोर्सेज से बता रहे हैं, लेकिन टीपू ने बहुत से टेम्पल ग्रांट्स भी तो दिए थे, तो उनका क्या हुआ? तो विक्रम संपत इसका जवाब देते हैं कि हाँ, टीपू ने श्रृंगेरी मठ और ऐसे कई टेम्पल्स के लिए ग्रांट दिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उनकी बाइगॉट्री और कुछ हद तक कह सकते हैं कि उनके सुपरस्टिशन से प्रेरित था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन टीपू हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, खासकर जब उनकी सत्ता ब्रिटिश या मराठा से थ्रेटेंड उनको लगती थी। तो संपत बताते हैं कि उन्होंने कुछ टेम्पल्स को सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल डर से आप कह सकते हैं कि बख्श दिया कि अगर उनको तोड़ दिया तो शायद उनका राज ही खत्म हो जाएगा। एक और बात जो संपत हाईलाइट करते हैं वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द मिलिट्री माइट, टीपू सुल्तान डिप्लोमेटिक तौर पर एक कामयाब नहीं रहे, वो एक कह सकते हैं कि वो फेलियर ही रहे। उनके व्यवहार ने सब कॉन्टिनेंट में हर पोटेंशियल एलाई को दूर कर दिया, चाहे वो मराठास हों, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हों या जो छोटे लोकल रूलर्स थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ टीपू बहुत ही डेस्परेट थे कि उनको अलाइज मिले और उन्हें बहुत सी फॉरेन एमिसरीज को भेजा, जैसे कि टर्की में ओटोमन कैलिफ के पास भेजा ताकि उनको मिलिट्री सपोर्ट मिले। लेकिन ओटोमन्स उस वक्त अपनी यूरोपियन वॉर्स में उलझे हुए थे। उन्होंने उनके इनफैक्ट एम्बेसडर्स का मजाक उड़ाया टीपू के और उनको खाली हाथ भेज दिया गया। उसके साथ साथ फ्रांस के जो किंग लुइस 16 थे, उसके पास भी उन्होंने इनवॉइस भेजे, लेकिन उस समय फ्रांस जो था वो खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन की कगार पे था और वहाँ पर भी टीपू के एमिसरीज को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके साथ साथ एक और वर्णन आता है कि एक फ्रेंच पायरेट ने टीपू को ये यकीन दिला दिया कि फ्रांस एक बहुत बड़ी आर्मी भेज रहा है, लेकिन जब वो श्रीरंगपट्टनम में जब उस व्यक्ति ने, जिनका नाम आई थिंक रिपोर्ट था, एक क्लब सा भी बनाया जहाँ पर फ्रेंच मर्सनरीज ने एक लिबर्टी का पेड़ लगाया और सुल्तान को सिटीजन टीपू कहना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से एक और दिखावा था जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को इन्वेड करने का अल्टीमेट बहाना बनाया गया, यानी कि यहाँ भी टीपू डिप्लोमेटिकली उनको गलत साबित किया गया, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाया गया और एक पॉलिटिकल प्यादे की तरह यूज़ करा गया। तो यहाँ पर संपत एक बात और भी बताते हैं कि अदर देन उनका जो एक आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक फेलियर था, उसके साथ साथ टीपू की अपनी खुद की एरोगेंस उन्हें बहुत महंगी पड़ी। वो बताते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि आई थिंक 1792 में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठास और निज़ाम्स के साथ मिलकर टीपू को ख़त्म सा कर दिया, उनको घुटनों पर ला दिया। तो एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी में उस वक्त टीपू को अपना करीब आधा किंगडम देना पड़ा, एक बहुत भारी इंडेमनिटी अमाउंट भेजना पड़ा और अपने 2 छोटे बेटों को ब्रिटिशर्स के पास होस्टेज के रूप में भी भेजना पड़ा। इस पॉइंट पर आया कि किताब का आप कह सकते हैं एक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स शुरू होता है 1799 में, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी। नए ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली टीपू को एक तरह से मिटाने पर ही आमदा थे, क्योंकि टीपू ऑलरेडी कमज़ोर भी हो गए थे। तो मई 1799 तक ब्रिटिश आर्मी, जिसमें आर्थर वेलेस्ली खुद भी थे, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में आइलैंड फोर्ट्रेस को ख़राब करना, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब टीपू जो कभी एक बहुत फियर्स वॉरियर थे, वो इतने ज़्यादा ऑलरेडी ही परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस से हो चुके थे, और साथ साथ एक गलती और भी थी कि उन्होंने खुद को अपने साइको फ्रेंड्स के साथ ही रखा हुआ था। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट रहे, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने की बजाय एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करा। उसके साथ साथ उनका इनर सर्कल जो था वो भी हम पाते हैं कि उस वक्त गद्दारों से भरा पड़ा था। यहाँ तक कि उनके अपने प्राइम मिनिस्टर मीर सादेक और दूसरे जनरल्स ब्रिटिशर्स के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स ने आखिरकार
4 मई को फोर्ट की उन दीवारों को तोड़ दिया तो मीर सादक ने डेलिबरेटली बचाने वाली जो ट्रूप्स थी उनको वहां से हटा दिया। इस वक्त जाके टीपू को एहसास हुआ कि फोर्ट जो है वो ब्रीच हो चुकी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टीपू ने नो डाउट एक युद्ध तो करा, लेकिन अल्टीमेटली उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। एक अननोन ब्रिटिश सोल्जर ने टीपू की स्वॉर्ड बेल्ट खींचने की कोशिश की और उनको सर में गोली मार दी। उस रात ही ब्रिटिश सर्च पार्टी को उनका वो जिस्म मिला और हमने देखा कि टाइगर ऑफ मैसूर मर चुका था। इसके तुरंत बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदू वोडियार डायनेस्टी के 5 साल के वारिस को तख्त पर बिठा दिया, जिससे हैदर और टीपू का वो 40 साल का इंटेरिकनम या ब्रेक खत्म हुआ। मेरी वर्डिक्ट इस किताब के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि विक्रम संपत की ये जो बुक है ये हिस्टोरिकल राइटिंग में एक डेफिनेट मास्टर क्लास है। ये टीपू को ना हद से ज़्यादा खराब बताती है ना जो हद से ज़्यादा अच्छा बताती है। संपत एम्फेसाइज करते हैं सिर्फ फैक्ट्स पर जो हिस्ट्री की बुक्स में उनके सामने है। जहाँ उनको लगता है कि उन्हें मिलिटरीली बहुत कुछ अच्छा करा वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं, जहाँ उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत रिलीजियस फैनेटिसिज्म दिखाया वो उसको भी क्लियरली बताते हैं। अगर आप ऐसी हिस्ट्री से प्यार करते हैं जो कुछ नहीं छुपाती और सारे प्राइमरी सोर्सेज के जरिए इतिहास की एक डीपली ह्यूमन और सही तस्वीर पेश करती है, तो आपको ये 900 पेज एपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। टीपू सुल्तान के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं या सोचते हैं तो बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।